हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर चैप्टर की बात करेंगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है एंड जो मेरे पास एडिशन है 4th वाला, उसमें 27 चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम बात करें इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इसमें जो गवर्नर होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो जो गवर्नर होता है वो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जिसको हम डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो सीएम की कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की। तो ये हमारा रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जिसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो हमारा गवर्नर था वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है। और जो सीएम चीफ मिनिस्टर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। वो स्टेट का हेड होता है और ये गवर्नमेंट का हेड होता है। तो उसके बाद जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे होता है, सेम पोजीशन जो है चीफ मिनिस्टर की स्टेट पे होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक एक करके पॉइंटर्स जो लिखे हुए हैं उसको डिस्कस करना। तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया कि कैसे सिलेक्शन या फिर अपॉइंटमेंट करना है सीएम का, लेकिन आर्टिकल आपको भूलना नहीं है 164 का, जो कि ये कहता है कि सीएम को कैसे अपॉइंट जो कौन अपॉइंट करेगा। तो सीएम को अपॉइंट करेगा गवर्नर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नर जो है वो फ्री है, अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, नहीं। जो चीफ मिनिस्टर है उसको, जो पार्टी होगी उसको क्लियर मेजॉरिटी से जो है मेजॉरिटी अपनी प्रूव करनी होती है एंड अपना एक मेंबर चुनना होता है, जिसको फिर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो क्लियरली ना शो हो, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। फिर वो अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट कर सकता है एज एन चीफ मिनिस्टर। ठीक है। कुछ सिचुएशन के अंदर तो गवर्नर यूजली अपॉइंट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी और कोalition in the assembly as a chief minister and ask him to seek a vote of confidence in the house within the 1 month के अंदर उसको जो है प्रूफ करनी होती है मेजोरिटी। ठीक है। उसके बाद गवर्नर मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर अगर मान लीजिए डाई हो जाए, मर जाए ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, अगर उसका कोई नहीं है, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर से विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ एनीबडी तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है अपने बेसिस पे। ठीक है। हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी यूजुअली इलेक्ट अ न्यू लीडर एंड द गवर्नर हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ चीफ मिनिस्टर। वैसे तो ऐसे होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर की अगर डेथ हो गई तो रूलिंग पार्टी ना एक न्यू लीडर जो है वो इलेक्ट कर देती है, गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती, फिर उसको वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो वही सिलेक्ट करना होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर की, तब यूज़ करता है गवर्नर जब कोई उसका ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता तब। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डज नॉट रिक्वायर, मतलब नहीं बताया दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो गवर्नर होगा वो फर्स्ट अपॉइंट करेगा उसको, ठीक है, अपॉइंट करेगा एज द सीएम, देन उसको प्रूफ करनी होगी अपनी मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन द रीजनेबल पीरियड। ठीक है। दिस इज़ वट हैज़ टू बी डन इन द नंबर ऑफ द केसेस। ये काफ़ी टाइम हो चुका है। तो गवर्नर जो है पहले सीएम को अपॉइंट करेगा, फिर उसको मेजोरिटी जो है वो चूज़ करनी प्रूव करनी होती है। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव वो भी अपॉइंट किया जा सकता है एज एन सीएम कितने टाइम के लिए, फॉर द मंथ ऑफ 6। ठीक है। विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू बी द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड फेलिंग, अगर वो फेल हो जाता है इस चीज़ को मतलब प्रूफ करने के लिए, फिर उसको सीएम से की कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो सीएम है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, जो भी हाउसेस हैं, 2 हाउसेस जो होते हैं किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। यूजुअली जो सीएम होता है वो इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द लोअर हाउस। ठीक है।
बट अ नंबर ऑफ ओकेजन अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस से भी जो है वो सीएम को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पॉइंट वो है ओथ, टर्म एंड सैलरी। तो चीफ मिनिस्टर जैसे अपने ऑफिस में एंटर करता है तो गवर्नर एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ, तो गवर्नर उसको ओथ दिलवाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि सीएम को जो है ओथ कौन दिलवाता है, तो गवर्नर दिलवाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ये स्वेयर करते हैं, किस चीज़ की कसम खाते हैं। तो पहला टू बियर द ट्रूथ फेथ दिखाना है एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही ये चलेंगे। दूसरा टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तीसरा टू फेथफुली एंड conscientiously discharge the duties of his office. Fourth है to do the right to all the members of the people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will, मतलब किसी के डर में काम नहीं करना और किसी के फेवर में काम नहीं करना, जो सही है उसका ही साथ देना है। तो ये इनकी ओथ होती है और इनकी ओथ के अंदर सीएम स्वीयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर कंसिडरेशन और बिकम्स नोन टू हिम as state minister except may be required for discharge of his duty as such minister। मतलब सीएम जो है किसी को कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातें जो है वो रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके टर्म की। तो टर्म जो होती है वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड है। एंड ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो प्लेजर ऑफ गवर्नर के इसकी टर्म होती है। एंड दिस डज नॉट मीन कि गवर्नर उसको कभी भी डिसमिस कर दे, ऐसा नहीं होगा। ही कैन नॉट डिसमिस बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द मेजोरिटी, जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक वो जो है सीएम बन के रहेगा। जैसे मेजोरिटी लूज करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होगा, तब जाके वो रिजाइन करेगा एंड गवर्नर उसको डिसमिस करेगा। अदरवाइज जब तक उसके पास मेजोरिटी है तो तब तक इसको हटाया नहीं जा सकता। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें, ये डिटरमाइन की जाती है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू द सैलरी एंड द अलाउंसेस और भी जो भी चीज़ें पेएबल होती हैं टू द मेंबर वो इनको दी जाती हैं। एंड ही गेट द सप्लीमेंट्री अलाउंसेस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, टीए जिसको बोलते हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी बहुत कुछ इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जिसके अंदर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में, दूसरा गवर्नर के रिलेशन में, तीसरा स्टेट लेजिस्लेटिव के रिलेशन में। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में इनके पावर एंड फंक्शन क्या है। तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा ओनली दोज पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द सीएम। तो जो सीएम रिकमेंड करेगा ना गवर्नर को, उन्हीं मेंबर्स को गवर्नर जो है अपॉइंट करेगा। दूसरा है ही एलोकेट्स एंड रीशफल द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्ट्रीज। अगर मान लीजिए किसी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है एंड वो अच्छा काम नहीं कर रहा एंड उसका नेक्स्ट टाइम उसका चेंज करना है, तो ये चेंज किया जा सकता है। इनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क वो चेंज किए जा सकते हैं, तो वो भी पावर इनके पास है। सीएम जो है वो जो है इनके पोर्टफोलियोज चेंज कर सकता है। एंड ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन द केस ऑफ द डिफरेंस इन द ओपिनियन। तो ये गवर्नर को भी बता सकता है कि इस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए, या फिर मिनिस्टर को भी कह सकता है कि आप रिज़ाइन कर दो अगर उनका काम इनको पसंद नहीं आ रहा तो। एंड फोर्थ है ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स होती हैं उनको ये प्रिसाइड करते हैं सीएम। ठीक है, फोर्थ है ये गाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं सभी मिनिस्टर्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास ये लेके आते हैं अगर ही कैन bring about the collapse of the council of minister by resigning from the office, since the सीएम जो होता है वो हेड होता है, सीओएम का हेड होता है, एंड हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मान लीजिए सीएम की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन जो है उसको देना होगा, मतलब डिज़ोल्व हो जाएगी एक तरह से। तो जो रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर अगर हुआ, ऑन द अदर हैंड मियरली क्रिएट अ वैकेंसी, मतलब ऐसा नहीं होगा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वेकेंट हो जाएगी सीट। यहाँ पे हम बात करें सीएम की, अगर सीएम की डेथ हो जाती है या फिर रिज़ाइन कर देता है तो सीओएम जो है वो रिज़ाइन करेगा। अगर सीओएम में से किसी मिनिस्टर की अगर डेथ वगैरह हो जाती है, रिज़ाइन कर देते तो वहाँ पे वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर लेते हैं इन रिलेशन टू द गवर्नर। तो ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल और कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द सीओएम। तो जो सीएम होता है वो किन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का बात करता है, तो एक तरफ गवर्नर, दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ये कम्युनिकेट करता है टू द गवर्नर के साथ सारे जो डिसीजंस होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब मिल के लेते हैं, तो ये उसके साथ भी डिस्कस करता है एंड प्रपोज करता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। And then to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for. And next है, if the governor so required to submit for the consideration of council of minister any matter on which the decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। तो ये इनको एडवाइस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये एडवाइस करता है गवर्नर को विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, जैसे कि एडवोकेट जनरल को अगर अपॉइंट करना है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर अपॉइंट करना है, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को अगर अपॉइंट करना है, तो ये एडवाइस देंगे गवर्नर को कि हाँ इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलेशन विद द टू द स्टेट लेजिस्लेटर। तो पहला है कि ये एडवाइस करेंगे गवर्नर को विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे। मतलब अगर उनको बुलाना है या फिर डिज़ोल्व करना है, तो ये उनको बताएंगे कि हाँ अब हम बुला सकते हैं सेशन को, नहीं तो नहीं बुला सकते। ये रिकमेंड करेंगे कि डिज़ोल्व कर देनी चाहिए हमें लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमने समनिंग एंड प्रोरोगिंग की बात की, एंड दूसरा है डिसोल्यूशन की बात। ठीक है, ये गवर्नर को किसी भी टाइम पे कह सकते हैं कि डिसोल्व कर दी जाए असेंबली को। थर्ड है, ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ हिज हाउस। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जो है ये अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर फंक्शंस एंड पावर्स एंड फंक्शंस, ये पॉइंट। तो जो हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस देखी, तो उसके अलावा भी कुछ होती हैं, वो देख लेते हैं एक एक करके। तो ये जो होता है ये चेयरमैन होगा, किसका चेयरमैन होता है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। दूसरा ये वाइस चेयरमैन होता है किसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन होता है, और ये ना रोटेशन से दी जाती है सीट। ठीक है, ये होल्ड करते हैं ऑफिस 1 ईयर के लिए, जोनल काउंसिल के अंदर 1 ईयर की इनकी टर्म होती है। ठीक है, थर्ड है, ये मेंबर होता है किसका, मेंबर होता है इंटर स्टेट काउंसिल का प्लस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, दोनों का बोथ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है जिसका, ये इसके मेंबर होते हैं, मतलब सीएम जो है मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। फोर्थ पॉइंट है, ये चीफ स्पोक पर्सन होता है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द एमरजेंसी। मान लीजिए एमरजेंसी लग गई, ठीक है, उस टाइम पे क्राइसिस आ गया, तो ये मैनेजर इन चीफ होता है, मैनेजर इन चीफ। ठीक है, कौन, सीएम। सिक्स पॉइंट है, एज द लीडर ऑफ द से ही मीट्स द वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव द मेमोरेंडम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम एंड सो ऑन। तो ये लीडर ऑफ द स्टेट है, तो सभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्रीवेंसेस, ये सुनेगा। उसके बाद ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस भी ये होता है। उसके बाद इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, नहीं, जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं वो रिड्यूस कर सकता है ये टू सम एक्सटेंट। मतलब जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, जो गवर्नर इंजॉय करता है, तो वो सीएम जो है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर को रिड्यूस भी कर सकता है कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज एंड द रोल ऑफ द सीएम इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप विद द गवर्नर। क्योंकि जो सीएम का है ना, मेन इसके साथ जो आपसे पूछा जा सकता है, तो गवर्नर के साथ ही इसका रिलेशन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में गवर्नर और सीएम के रिलेशनशिप की बात की गई है। तो आर्टिकल 163, जिसके अंदर ये बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है विद द सीएम एज द हेड, ये हेल्प करेंगे, मतलब सीएम प्लस सीओएम ये हेल्प एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर की कि कैसे एक्सरसाइज करनी है उसको फंक्शंस को, एक्सेप्ट इन सो फॉर ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 164, जिसके अंदर सीएम जो है
वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, मतलब गवर्नर अपॉइंट करेगा सीएम को, एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंटेड बाय द सीएम ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, मतलब सीएम को अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर, एंड अगर किसी मेंबर को अपॉइंट करना है तो इन दोनों की कंसल्टेशन से, मतलब गवर्नर जो है अपॉइंट करेगा अदर मेंबर को विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीएम। नेक्स्ट पॉइंट है ये अपना होल्ड करेगा ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, लेकिन हमने बात की थी जब तक मेजोरिटी होगी तब तक वो बना रहेगा। थर्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि जो सीएम है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर कोलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो सीएम को रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल है, या फिर क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये है, ठीक है। तो जो सीएम होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही आ जाता है, 2 आर्टिकल हमने देख लिए, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 167 की, अभी इसमें पढ़ रहे हैं हम। तो ये किसके लिए है, ये है ड्यूटी ऑफ द सीएम के लिए बात करता है। ये कहता है कि ये कैसे कम्युनिकेट करेगा विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और सारे डिसीजंस जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो लिए हैं वो इसके साथ मिलके बात करके उसको कैसे लागू करना है इसके ऊपर डिस्कस करेगा। दूसरा है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स एंड द स्टेट प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेचर एट द गवर्नर में कॉल ऑफ, गवर्नर की सहमति भी, मतलब कि अगर उसको कुछ नहीं सही लग रहा तो उससे भी डिस्कशन करके फर्निश बातें वगैरह करके इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना। तीसरा है अगर गवर्नर रिक्वायर करेगा, ये वाली चीज़ें हमने पहले भी जब गवर्नर के साथ रिलेशन यहाँ पे पढ़ा था, ये सब चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं रीड आउट कर देती हूँ। ए गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्यूटी ऑफ द सीएम के किसके साथ मतलब मेन रिलेशन है, तो 167 आर्टिकल के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4 आर्टिकल्स जो है वो ध्यान रखने हैं सीएम से रिलेटेड, 163, 164, 166, 167, ठीक है। तो 163 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे हेल्प एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर के साथ। 164 में देखा था कि मिनिस्टर के साथ अदर प्रोविजन कैसे देखेंगे। 166 में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। 167 में ड्यूटीज ऑफ सीएम क्या है एंड कैसे वो इन्फॉर्मेशन सीक करेगा टू द गवर्नर, ठीक है। तो यहीं पे ये वाला चैप्टर सीएम वाला फिनिश होता है। थैंक यू।